हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एसएसटी पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है। एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जियोग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी भी मैंने पहले पढ़ाई थी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग वहां से ये सभी वीडियो देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना तो बहुत ही आवश्यक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने काफी पहले ही सॉल्व करवा दिए थे, जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, और कुछ ऑनलाइन वाले पेपर के भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि एसएसटी में पिछले वर्षों के प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। आज के वीडियो में पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। अभिकथन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है और यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है, उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। बच्चे समझते हैं समाज क्या है, समाज में किस प्रकार से रहना है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब बातें बच्चे समझ लेते हैं। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं? पहला विकल्प है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। तीसरा है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। और चौथा है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो पूछा गया है कि परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो परिप्रश्न उपागम एक शैक्षिक पद्धति है जो सक्रिय शिक्षण, आलोचनात्मक चिंतन और छात्र संचालित अन्वेषण पर बल देती है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है, ए सही हो जाएगा। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करती है, ए और बी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ये गलत है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, ये भी गलत है। ए और बी इसमें सही है, चौथा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला है, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। दूसरा है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। और चौथा है, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो कौशल आधारित उद्देश्य कौन सा होगा? विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, ये कौशल आधारित नहीं है, इसीलिए ये गलत है। अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, ये भी गलत है। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी गलत है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ये कौशल आधारित उद्देश्य है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौशल आधारित उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये
वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर बल देते हैं, जिससे अधिक पूर्ण और सक्षम शिक्षार्थी में योगदान मिलता है। इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब भी आप पेपर देने जाएं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, विकल्प ध्यान से समझें, तभी टिक करें, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसमें कौशल आधारित पूछा गया है, इसीलिए दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अभिकथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया गया है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण दिया गया है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। अब इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, और चौथा है ए गलत परंतु आर सही। तो अब कथन क्या कह रहा है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ये सही है। इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, ये भी सही है। लेकिन जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि इनमें अंतः संबंध होते हैं, व्याख्या तो इसने की नहीं। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत अच्छे होते हैं, इनमें सिर्फ समझना होता है कि क्या कारण व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर दोनों सही हैं तो ये वाला सही हो गया, क्योंकि इसमें जो कारण था वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा था, परंतु दोनों सही हैं, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। और अगर व्याख्या कर रहा होता तो पहला विकल्प सही हो जाता। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। दूसरा है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। और चौथा लिखा है, अधिगमकर्ता ने सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। यानी अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये सही है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ये या कई पाठ्य पुस्तकों से, तो ये गलत है, ये समझने में मदद नहीं करेगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये भी गलत है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। ए और डी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब ये दोनों क्यों सही हैं कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, यह प्रश्न उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को संबोधित करता है जिनका लक्ष्य छात्रों में विकास करना है, इसीलिए ये सही है। और चौथा क्यों सही है, यह प्रश्न जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से भी संबंधित है, विशेष रूप से अपेक्षित योग्यता या प्रवीणता स्तरों के संबंध में जो अधिगमकर्ताओं से विभिन्न सामाजिक विज्ञान कौशल में हासिल करने की उम्मीद की जाती है। तो इसीलिए ये सही है, ए और डी इसमें सही है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला है, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। दूसरा है, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। तीसरा है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। और चौथा है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है पूछी गई है वह बताना है। तो यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, सही है। यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, ये भी सही है।
यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये गलत है। यही इसकी विशेषता नहीं है और नहीं है पूछी गई है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, इसका उद्देश्य अंक केंद्रित दृष्टिकोण से दूर जाना है। केवल संख्यात्मक प्राप्तांकों पर निर्भर रहने के बजाय अधिक सर्वांगीण आकलन पर यह बल देता है, जो विद्यार्थी के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। तो अंक आधारित मूल्यांकन पर यह केंद्रित नहीं है, इसीलिए चौथा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछी गई है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ सह संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण दिया गया है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है, इसमें आमतौर पर छात्रों को तथ्यों को याद करने के बजाय आलोचनात्मक चिंतन प्रयोग करने, जानकारी का विश्लेषण करने और समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है। रटकर सीखना ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसमें अभिकथन सही हो गया। कारण देखते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा छात्रों का बोझ कम करती है, ये तो सही हो सकता है, लेकिन परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। क्योंकि जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है, इसमें अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। छात्रों को अपने संसाधनों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मजबूत सूचना साक्षरता कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, तो कारण इसमें गलत हो गया। केवल ए इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यानी अभिकथन केवल सही है, कारण सही भी नहीं है और इसकी सही से व्याख्या भी नहीं कर रहा है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। पहला लिखा है इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। दूसरा है इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तीसरा है यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। और चौथा है यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो इसमें असंगत चित्रण पूछा गया है, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, ये इसका असंगत चित्रण है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नैदानिक मूल्यांकन क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो नैदानिक मूल्यांकन अधिगम में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए आकलन करने पर केंद्रित होता है, लेकिन तुलना नहीं करनी है। बच्चों की तुलना नहीं करनी है कि किसको ज़्यादा आता है किसको कम आता है, इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ये असंगत है, बाकी सभी सही हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। पहला है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। दूसरा है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तीसरा है छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। अब इसमें से बताने हैं कि कौन से विकल्प सही हैं। तो कक्षा में गतिविधि करानी है कि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो क्या करना है
क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। ये सही है। जब परिचर्चा करवाई जाएगी तो बच्चे अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो पहला इसमें सही हो गया। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये भी सही है। लेकिन छात्रों में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये गलत है। क्योंकि कभी कभी ये खबरें गलत भी हो जाती हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कभी कभी फेक न्यूज भी आ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? पहला विकल्प है शासक के शासनकाल पर सार देने के लिए। दूसरा है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। तीसरा है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। और चौथा है आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। अब ट्री चार्ट क्या होता है ये भी तो जानना आवश्यक है। इसमें लिखा है ट्री चार्ट। तो एक ट्री चार्ट, जिसे पदानुक्रमित या संगठनात्मक चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं के पदानुक्रम को दर्शाने के लिए उपयुक्त है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार लगाना। तो अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? पहला विकल्प है विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। दूसरा है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। तीसरा है आसपास के उदाहरणों से बचना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। अब जिस विकल्प में केवल ही ये सब लगा हो वो प्रश्न के उत्तर तो होते नहीं हैं, तो केवल वाले इसमें दो हैं। आसपास के उदाहरणों से बचना ये भी गलत हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, तो ये सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है। क्योंकि समावेशी का मतलब क्या होता है, सभी को समान समझना। तो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की जब कहानियां सुनाएंगे और तस्वीरों का प्रदर्शन करेंगे तो कक्षा में जो माहौल है वह समावेशी बनेगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र भी हैं, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला विकल्प है खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। दूसरा है इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। तीसरा है कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। और चौथा है विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा
कराने चाहिए। अब प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि हाशियाई समुदाय क्या होते हैं। पॉलिटी में मैंने ये पढ़ाया है। तो ऐसे समूह जो शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है या समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं, उन्हें असुरक्षित वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे निःशक्त हैं, प्रवासी हैं। इसके अलावा और भी समुदाय हो सकते हैं जिन्हें हाशियाई समुदाय कहा जाता है, जैसे आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति, निःशक्त जन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, शरणार्थी। तो ये हाशियाई समुदाय हैं। अब आप लोग प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या सही होना चाहिए? कुछ खास समुदाय का नाम लेने पर उस समुदाय से आए लोग असहज महसूस करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, उस खास समुदाय का नाम नहीं लेना है। दूसरे में लिखा है, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। बिल्कुल संभालना चाहिए। और कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ABC इसमें सही हो जाएंगे, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए, ये गलत है। बच्चे असहज महसूस कर सकते हैं तो जबरदस्ती उनसे नहीं करवानी है। इसीलिए ABC इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता है? पहला विकल्प है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। दूसरा है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। तीसरा है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, सही है। परियोजना कार्य घर पर ही कराना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। तो परियोजना कार्य तो समूह में किया जाता है, समूह घर थोड़ी जाएगा। तो ये गलत हो गया। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो A और C इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि परियोजना कार्य में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं और कोई किसी के घर तो परियोजना कार्य करने के लिए जाएगा नहीं, इसीलिए B इसमें गलत है। A और C इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? पहला है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। तीसरा है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। और चौथा है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य क्या होता है? तो क्षेत्र कार्य का तात्पर्य नियंत्रित प्रयोगशाला या शैक्षणिक वातावरण से दूर वास्तविक दुनिया की प्रणाली में शोधकर्ताओं या छात्रों द्वारा किए गए व्यवहारिक अनुभव से है। तो यह छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? पहला लिखा है, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। दूसरा है, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। तीसरा है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। सही विकल्प अब इसमें बताना है। तो पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर ध्यान केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। लेकिन परीक्षा के निर्देशों के आधार पर शिक्षक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये तो सही नहीं है। क्योंकि कुछ विषय छोड़ देंगे तो बच्चे प्रत्येक
के बारे में कैसे जान पाएंगे? तो ए और बी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। छोड़ना तो पाठ्यक्रम में से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सभी की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। ए और बी इसमें सही है, इसीलिए सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? पहला लिखा है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तीसरा है चुनाव में मतदान द्वारा, और चौथा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया। विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता जो प्रदर्शित कर रहा है वह दूसरा विकल्प है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ये लोकतंत्र में भागीदारी करने के तरीके हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसमें भागीदारी के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके शामिल हैं, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? पहला है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। तीसरा है, उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना। और चौथा है, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न किया कि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सपाट यानी समतल दिखते हैं। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग पूछा गया है। तो सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सजीवता के साथ दिखाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। उन्हें ग्लोब भी दिखाना है, मानचित्र भी दिखाना है, और दिखाना है कि कैसे गोल पृथ्वी को मानचित्र पर दर्शाया गया और जो ग्लोब है वह पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो ये बच्चों को समझाना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क दिया गया है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्राग ऐतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य यानी प्रमाण को निरूपित करते हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध होता है। और तर्क बिल्कुल सही है, और ये जो तर्क है ये अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि चित्रकलाएं हैं, मूर्तिकलाएं, प्राग ऐतिहासिक शिल्प कृतियां सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य यानी प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। कथन भी दिया गया है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वह साक्ष्य आधारित है, आनुभविक है और सत्यापनीय है, और इसका अध्ययन प्रायः एक घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हैं, ए और बी दोनों सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है इसमें मानव व्यवहार, समाजों, संस्कृतियों का अध्ययन शामिल है, और यह आंकड़ों और टिप्पणियों को एकत्र करने पर निर्भर करता है।
सामाजिक विज्ञान का अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। मानव समाज और व्यवहार जटिल है और विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक ही घटना या परिघटना के विभिन्न दृष्टिकोण, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विभिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं। इसीलिए जो एकल घटना है वह बहुल व्याख्यान की ओर ले जाती है। ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? पहला विकल्प है जेंडर स्थिरता, दूसरा है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, तीसरा है जेंडर वर्गीकरण करना और चौथा है जेंडर भेदभाव। तो रोजी का जो कथन है वह परावर्तित कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रही है कि नर्स जो है महिलाएं अच्छी होती हैं और पुरुष जो है अभियंता अच्छे होते हैं। उसने ऐसा ही चित्र बनाया है और वो तर्क दे रही है कि महिलाएं अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, इसलिए वे नर्स अच्छी होती हैं, और जो पुरुष होते हैं तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है विज्ञान में, और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो रोजी ने रूढ़िबद्ध धारणा बना ली है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। रोजी का जो कथन है वह जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा परावर्तित कर रहा है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? विशिष्ट लिंगों के साथ कुछ गुणों और व्यवसायों को जोड़ती है जो एक लैंगिक रूढ़िवादिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ये पुरुष ऐसा नहीं कर सकता और जो दूसरा पुरुष है ऐसा कर सकता है, या किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना वह रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है, जो सही नहीं होती है। जैसे कि ये रोजी कह रही है कि महिलाएं नर्स के रूप में अच्छी हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पुरुष भी अच्छे हो सकते हैं और महिलाएं जो हैं अभियंता अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि उनमें तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। ये रोजी का मानना है और इसीलिए इसमें दूसरा विकल्प सही है कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा रोजी का कथन परावर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? पहला विकल्प लिखा है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। दूसरा है, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तीसरा है, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। और चौथा है, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराना है, तो विधि पूछी गई है जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, ये तो नहीं हो सकता। सर्वे करने से उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझ में नहीं आएगा। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, व्याख्या देने से क्या फायदा है? बच्चे खुद भी पढ़ के समझ लेंगे, यदि व्याख्या समझेंगे तो स्वयं से पढ़ लेंगे, लेकिन उन्हें तो चुनाव प्रक्रिया समझानी है कि किस प्रकार से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सबसे अच्छा है कि कक्षा में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो यह विधि जो है व्यवहारिक है और चुनाव की प्रक्रिया में छात्रों को सीधे तौर पर शामिल करती है, तो इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझेंगे। उन्हें चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों जैसे नामांकन, प्रचार, मतदान और गिनती को अनुभव करने और समझने की अनुमति देता है, और छात्रों के बीच जिम्मेदारी की भावना और नागरिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। पहला है, बकरवालों पर चलचित्र तथा वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है, व्याख्यान और सेमिनार।
तीसरा है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, और चौथा है पाठ्य पुस्तक पठन। तो आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी जो चरवाहे होते हैं, उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है। तो संभाव्य अभ्यास पूछा गया है। तो बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र, ये तो गलत है। व्याख्यान एवं सेमिनार, व्याख्यान से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और संवेदनशील बनाने वाला संभाव्य अभ्यास पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, ये सही है, क्योंकि इससे बच्चे अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? पहला है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। दूसरा है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। तीसरा है विद्यार्थियों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। और चौथा है चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। तो विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरे में लिखा है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। जब सामूहिक चर्चा चल रही है तो सभी को समान रूप से देखना है। ये नहीं कि होनहार विद्यार्थियों के लेख को लिख लेना, ये तो गलत है। प्रतिक्रिया को लिख लेना, ये गलत है। विद्यार्थियों की बातें सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। पहला इसमें सही है, पहला सबसे अच्छा विकल्प है। लिखा है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करते हैं? पहला है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। तीसरा है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने के बाद एक शिक्षक जो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को जिला न्यायालय ले जाता है। तो कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, ये सही है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। आप भय पैदा कर देंगे तो बच्चे कैसे न्याय प्रणाली के बारे में आश्वस्त हो पाएंगे? उनमें भय पैदा हो जाएगा, वे डर जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। सी में लिखा है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। जब विद्यार्थी डर जाएंगे तो कानून को कैसे मानेंगे? वो पहले ही डर जाएंगे। ये भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, केवल ए सही है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चों को डराना नहीं है, उन्हें कानून की प्रक्रिया समझानी है और आने वाली चुनौतियों को दिखाना है, लेकिन व्यवस्था में भय पैदा नहीं करना है। आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये बताना है। तो इसीलिए ये गलत है, ए अकेला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? पहला लिखा है यह एक गैर उपयोगी विषय है। दूसरा है यह प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। तीसरा है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। चौथा है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी यानी शिक्षाविदों में ही हैं। तो भ्रांत धारणाएं पूछी गई हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है, ये भी भ्रांत धारणा है,
कि सामाजिक विज्ञान को लोग महत्व नहीं देते, कहते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ऐसी ये भ्रांत धारणा लोगों ने बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत उपयोगी विषय है, क्योंकि इससे हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे अतीत में जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जियोग्राफी के बारे में जानकारी मिलती है, भूगोल के बारे में, इसके अलावा राजनीति विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत उपयोगी विषय है और लोग इसको गैर उपयोगी मानते हैं। ये भ्रांत धारणा है। बी में लिखा है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ये भी भ्रांत धारणा मानी गई है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। ये भी भ्रांत धारणा मानी गई है कि यदि अतिशय तथ्यों को रट लिया जाए तो पुरस्कार मिल जाएगा। और डी में लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में है। ये भी गलत धारणा है। लोग ये कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान यदि पढ़ेंगे, उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो सिर्फ शिक्षाविद में ही नौकरी मिल सकती है और कोई विकल्प नहीं है, जबकि इसके अलावा भी और विकल्प हैं। तो ये सभी भ्रांत धारणाएं हैं। ए बी सी डी इसमें चारों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। पहला लिखा है देशांतर, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है आतपन और चौथा है अक्षांश। तो उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाना है तो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए ग्लोब की, आतपन की और अक्षांश की। देशांतर की जानकारी आवश्यक नहीं है। बी सी डी इसमें सही हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। क्योंकि देशांतर जो है वे रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं और ग्लोब तो पृथ्वी का प्रतिरूप ही है, तो ग्लोब की जानकारी आवश्यक है। आतपन क्या है? तो आतपन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर किसी विशेष स्थान पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण या सूर्य के प्रकाश की मात्रा से है, तो इसकी जानकारी आवश्यक है। अक्षांश क्या है? अक्षांश वे रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं और पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति निर्धारित करने में मदद करती हैं और उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए अक्षांशों का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें बी सी डी होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा है नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये प्रश्न जो है पेडागोजी का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था और ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो ये दोनों ही सही लिखे हैं और जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? पहला लिखा है विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सी में लिखा है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना।
तो आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। पूछा गया है कि कौन सी गतिविधियां आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। तो आलोचनात्मक सोच क्या होता है, या आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें विचारशील और तार्किक तरीके से सूचना का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करना शामिल है। तो इसमें पहला इसमें नहीं है। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है, ये सही है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो बी और सी इसमें सही है, तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। पहला लिखा है राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। दूसरा लिखा है लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं। तीसरा है हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। और चौथे में लिखा है आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो प्रश्न में पूछा गया है शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करना है। तो किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि हमने देखा महामारी के दौरान, यानी जब कोरोना महामारी आई थी तो उस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा था। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। ये प्रश्न सबसे अच्छा है। तो यह प्रश्न जो है न केवल महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित वास्तविक जीवन के मुद्दे को संबोधित करता है, बल्कि विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, श्रमिकों के अधिकार और सरकारी जिम्मेदारियों के बारे में गहनता से चिंतन के लिए भी अभिप्रेरित करता है। इसीलिए तीसरा विकल्प सही है। विद्यार्थी अपने विचार प्रदर्शित करेंगे, अपने विचारों में गहनता से चिंतन करेंगे, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। पहला है अनुप्रयोग, दूसरा है समझ, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है ज्ञान। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा, विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण के लिए जटिल विचारों या सूचना को उनकी संरचना, संबंधों और स्वरूप को समझने के लिए अवयव भागों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार का तो प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो इसी का पूछा गया है कि अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता है बच्चों को। तो विश्लेषण इसमें सही होगा। और विश्लेषण जो है विभिन्न तत्वों की तुलना और अंतर करने में भी सहायता करता है और अंतर्निहित कारणों और प्रभावों की पहचान भी इसके द्वारा की जा सकती है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है राज्य के 3 अंगों
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। दूसरा है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। तीसरा है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। और चौथा है संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जिसमें बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करें, अपने चिंतन को प्रस्तुत करें और सक्रिय रूप से भाग लें। तीसरा विकल्प इसमें सही है। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। इसमें बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि यदि राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, उसके क्या क्या प्रभाव होते, ये बच्चे प्रस्तुत करेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। पहला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। अब है पहला विकल्प। विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी बी कहता है संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी डी कहता है संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हैं। और विद्यार्थी ए कहता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी प्रश्न को नहीं समझ पाया है। प्रश्न कहा गया है कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, ये प्रश्न है। तो विद्यार्थी ए ने जो उत्तर दिया है उसके उत्तर से समझ में आ रहा है कि बच्चा जो है प्रश्न को नहीं समझ पाया है। विद्यार्थी ए ने क्या कहा है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो ये उत्तर जो है दर्शा रहा है कि विद्यार्थी प्रश्न को नहीं समझ पाया है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विद्यार्थी का जो उत्तर है वह दर्शा रहा है कि जो प्रश्न है वह संविधान के उद्देश्य से संबंधित है। तो इस प्रकार का विद्यार्थी ए ने उत्तर दिया है, जबकि प्रश्न जो है लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है ये है, इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन लिखा है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण दिया गया है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो इसमें ए सही लिखा है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ये सही है, लेकिन स्क्रैप बुक का मूल्यांकन इस्तेमाल की गई विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इसका जो मूल्यांकन है इसकी सामग्री और विद्यार्थियों को शामिल करने और शिक्षित करने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसीलिए कारण इसमें गलत है, ए सही है, आर गलत, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, दूसरा है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, तीसरा है रणनीतिक ज्ञान और चौथा है विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करनी है। तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है?
तथ्यात्मक ज्ञान से तात्पर्य उस सूचना से है जो तथ्यों, आंकड़ों और स्थापित सूचना पर आधारित हो। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, लोकतंत्र शब्द का अर्थ, गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हैं, पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। दूसरा है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। तीसरा है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। और चौथा है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला लिखा है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। दूसरा है विश्लेषण, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। तीसरा है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। और चौथा है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय की बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाना है और उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो समसामयिक मुद्दे क्या होते हैं? तो समसामयिक मुद्दे उन सभी समाचारों और घटनाओं को सम्मिलित करता है जो दिन प्रतिदिन हमारे आसपास चल रही हैं, जो हाल की खबरों को सम्मिलित करती हैं। तो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, ये भी सही है। ए बी डी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। लेकिन सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो सनसनीखेज खबर सुनकर तो बच्चे डर जाएंगे, रुचि पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए सी इसमें नहीं आया है, ए बी डी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि। पहला विकल्प है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना। दूसरा है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। तीसरा है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से सही है। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, सही है। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, ये गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ए और सी इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला विकल्प है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तीसरा है अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। और चौथा है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो आकलन क्या है, सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके तरीके औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। तो अब आप समझ गए होंगे
कि चौथा विकल्प इसमें सही है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने और अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला विकल्प है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, तीसरा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, और चौथा है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो एक सक्रिय सामाजिक अधिगम की कक्षा सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यानी चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उसमें भागीदार बनना। तो चौथा विकल्प इसमें सही है क्योंकि इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तीसरा है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो इसमें ये तीनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ए बी सी तीनों ही सही हैं, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 40 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आगे वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हो जाती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। और जब वीडियो को कोई देखता नहीं है तो मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 60 नंबर का SST आता है। यदि जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपने पढ़ लिया तो 54 तक तो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बस जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको पढ़ना है। और अभी मैं जो SST के NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी रिवीजन कराऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग यदि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए रिवीजन की एक बड़ी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सभी प्रश्नों का मैं रिवीजन करवा दूंगी। चाहे वो पेडागोजी के प्रश्न हो, पेडागोजी की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, NCERT बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।